नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश का बजट आने वाला है, वो बजट जिससे देश के हर तबके को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते 2 साल में कोरोना की मार हर किसी ने झेली है और अभी भी तीसरी लहर का कहर झेल रही है, पाबंदियां झेल रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और इस साल ग्रोथ की उम्मीद भी ज्यादा है। इसलिए इस बजट से उम्मीद ज्यादा है, लेकिन क्या ये बजट उम्मीदों वाला होगा? हर दिन हम एक मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय जानते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि किस सेक्टर के लोग इस बजट से क्या चाहते हैं। आज बात होगी उनकी जिन्हें आधी आबादी कहते हैं, जिनके सशक्तिकरण की बात हर जुबान पर है। अब तो चुनाव में भी उनके ही इर्द गिर्द नारे गढ़े जाते हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है घर से लेकर समाज संभालने की। लेकिन सच ये भी है कि यही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। ऐसे में सवाल इनकी शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण, सम्मान और उन्नति से जुड़ा है। आज बात होगी महिलाओं की और इस बजट से उनकी उम्मीदों की, यानी कि बात होगी लक्ष्मी की बजट की। महिला के द्वारा देश का बजट पेश करना गर्व की बात, और ऐसे में देश की महिलाओं को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। वो उम्मीदें क्या हैं जो इस बजट में शामिल होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी। अनीता गौतम जी, सबसे पहले उस सोच को समझना चाहेंगे जो बीते 2 साल में महिलाओं के ऊपर आई है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और उससे घर का खर्चा बढ़ा, रसोई गैस के दाम बढ़े, घर का खर्चा बढ़ा, खाद्यान्न तेल के दाम बढ़े, घर का खर्चा बढ़ा, पति की कमाई या घर में जो कमाते हैं उनकी कमाई कम होना, महिलाओं पर प्रेशर बढ़ा। ये प्रेशर महिलाएं क्या ऐसा तो नहीं कि अब साथ की तरफ जा रही हैं, और इस बजट से खासकर उनको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी जैसे आपने जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तभी आपने कहा था कि आधी आबादी है और आधी आबादी के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं सबसे पहले तो चूक यही है। मैं एक सिंपल से घर के, एक आम घर की बात करती हूँ जहाँ पे महिलाओं को फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, उनको फाइनेंशियली अपने पति पे, अपने पिता पे, अपने भाई पे डिपेंडेंट है, खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है। इसके अलावा घर के फाइनेंस के बारे में कोई बात होती है तो उनको उनकी राय नहीं ली जाती, बल्कि उनको चुप करा दिया जाता है कि ये पैसों का मामला है, ये जायदाद का मामला है, आपको इसमें नहीं बोलना। पर वहीं ये उम्मीद करी जाती है कि जब घर का जो चलाने का है वो सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक महिला की है। अगर कोई सामान आ रहा है, कितना आना है, कैसे आना है, तो वो सब जिम्मेदारी महिला की। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो भी दोष उस महिला को दिया जाता है कि तुम घर ढंग से संभालना नहीं जानती हो। ये तो एक तुम्हारा इनबॉर्न तुम्हारा स्किल होना चाहिए, तुम्हें तो घर चलाना आना चाहिए। अगर तुम नहीं चला सकती घर को तो तुम किसी काम की नहीं हो। ये ताने अक्सर उसको कहे जाते हैं। फिर बात आई अभी 2 साल, हम 2 साल कोरोना से जूझ रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी तीसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, और सबको पता है कि इसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल असर, नेगेटिव असर हर एक परिवार पे पड़ा है। नौकरी छूट गई है, बिजनेस की इनकम कम हुई है, कहीं कितने टाइम से घर पर बैठे हैं, पैसे का, इनकम का कोई सोर्स नहीं। फिर भी उनको ये उम्मीद है, उनको ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है अपनी घर की महिला से, इस मुश्किल दौर में भी वो अपने घर का बजट वैसे ही चलाए जैसे पहले चलाती आ रही थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, जो घर का अर्निंग पर्सन है, जो मेल पर्सन है, वो अगर बाहर से परेशान होता है, इरिटेट होता है, तो वो घर आकर अपनी वाइफ पर चिल्ला सकता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार सकता है। पर वहीं अगर महिला के पास पैसे की कमी है, बजट के अंदर वो ढंग से नहीं चला पा रही है, दाल नहीं खरीद पा रही है, सब्जी नहीं खरीद पा रही, तो उसको अपना फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ शो करे? वो वही नेगेटिविटी धीरे धीरे उसके घर में बीमार है कोई तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा, ऑब्वियसली जैसे अभी सीटी स्कैन, एमआरआई। ऐसा क्या किया जाए मैम कि जो समस्याएं आप गिना रहे हैं वो खत्म हो जाए? इसके अंदर अभी यही उम्मीद करते हैं, जो एक बेसिक घर के अंदर जरूरत है, जो बेसिक घर की जरूरत है, एटलीस्ट वो चीज कम हो, ताकि जो घर की महिलाएं अपने घर का बजट, अपने घर को एक सुचारू रूप से चला सके। यही एक हम उम्मीद कर सकते हैं इस नए बजट से। जी, आपको लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि रसोई के दाम कम हो जाएं, पेट्रोल के दाम कम हो जाएं,
इसके अलावा जो खाद्यान्न के दाम हैं वो कम हो जाएं तो जो करोड़ों की संख्या में घर में जो महिलाएं हैं जो घर को चला रही हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैम आप बिल्कुल, ये कह रहे ये हैं? बहुत सिंपल सी बात है, पर एक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर घर में दाल भी इतना महंगा आ रहा है तो एक रोजाना जो घर में बनने वाला सामान है वो भी कहाँ से वो बनाएगी, वही चीज़ वो किस तरीके से बनाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो घर में आ रही है, दाल है, सब्जी है, फल है, ये सब चीज़ों कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे कटौती हो, इसके अंदर उनके दाम इतने ना बढ़े जिसकी वजह से उसके बजट पर असर पड़े। जी ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गृहिणी निशा पारिक जी जुड़ गई हैं और एंटरप्रेन्योर ललिता कुचल जी जुड़ गई हैं। निशा, घर को चलाना कितना मुश्किल आपको नजर आता है? घर को चलाना कहीं तो लगता था कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन इन दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि घर को चलाना, और जिस तरीके से महंगाई एक सुरसा की तरह मुंह बाहे खड़ी है और बढ़ती चली जा रही है, उसमें अगर बजट की बात मैं करूं कि रसोई से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, लेकिन आज रसोई को ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है जी। चाहे वो गैस को ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, फल ले लीजिए, या रसोई से जुड़ा हुआ कोई भी उत्पाद ले लीजिए, तो उन सारी चीज़ों को चलाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इस बजट से उम्मीदें क्या हैं? बजट से उम्मीदें यही हैं कि अभी अगर बजट आए तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा राहत मिले कि हाँ रसोई में कुछ चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो रसोई से शुरुआत होती है, क्योंकि अगर रसोई मेंटेन है तो वो पूरा घर मेंटेन है। अगर रसोई में बजट अगर गड़बड़ा गया है, हमारा जो स्थिति जो है वो गड़बड़ाहट में कहीं आ गई है, तो ये समझ लीजिए कि पूरा उसका असर जो है वो पूरे परिवार पर और सारी चीज़ों पर पड़ता है। अब की बार जो बजट है उससे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से रसोई गैस है या फल सब्जियां हैं और सारी चीज़ें या सारे उत्पाद हैं, उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए कि हाँ एक आम आदमी के लिए खाना खा लेना और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर देना आसान हो। जी ठीक है, एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मेघा गुप्ता जुड़ी हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस नेता और जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी। मेघा, बीते 2 साल में बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो लगभग बंद की तरफ चले गए, बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो बंद हुए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कहते हैं ना कि आपदा में अवसर आता है, तो बहुत से एंटरप्रेन्योर नए शुरू हुए, स्वरोजगार बहुत से खड़े हुए और उन्होंने दिखाया कि विषम परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, बाकियों को रोजगार दिया जा सकता है। एक महिला के तौर पर यह जो बजट आ रहा है 2 साल के क्राइसिस के बाद आ रहा है, हालांकि इस वक्त भी हम तीसरी लहर में हैं, लेकिन उम्मीदें क्या की जाए? सबसे पहले जो मुझे लगता है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर कि मतलब बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट बहुत सालों से कि हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कर रहे हैं, हम स्पेशली विमेन के लिए ये कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे लगता है बजट एजुकेशन नहीं है विमेन के पास। आप बजट में बहुत कुछ महिलाओं के लिए देते हैं, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है हाउ टू यूज़ दोज, मतलब वो कैसे उस तरीके से, वो किस तरीके से स्टार्टअप्स में उन लोगों ने जिस तरीके से लोग अपना ये लोग लोन्स पे लेस इंटरेस्ट होता है, मतलब काफ़ी कुछ ये लोग बजट में लाते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं को आधे से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से यही इस बार एक्सपेक्ट करूंगी कि बजट में जो भी ये लोग लेकर आएँ उसको सबसे पहले एजुकेट कराएं, उनमें सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, कोई सेशंस करें इस तरीके से कि हमें एग्जैक्टली पता तो हो एज एन एंटरप्रेन्योर कि हमारे राइट्स क्या हैं और उनको किस तरीके से जरूरी ये नहीं है कि इस बजट में क्या कुछ नया है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जरूरी है कि बाकी बजट में जो दे दिया जाए उसको समझाया जाए कि आपके लिए ये योजनाएं चल रही हैं। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा ही लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे आज भी मेरे बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता हैं, तो जो हमें और सब कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मोल्ड कर लेता है उसको। तो ऐसे या तो कोई ये लोग अपनी एक टीम हो या एक ऐसी एजेंसीज हो, गवर्नमेंट के कभी भी एड्स नहीं आते हैं इस तरीके से, गवर्नमेंट बजट के बाद एड्स दे कि ये लीजिए महिलाओं के लिए हम ये सब है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सब है। एंड डेफिनेटली मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि जो हमारे सिलेंडर्स और जो हमारे पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस इतने हाई टचिंग है उनको थोड़ा सा कंट्रोल रेट में लेकर आए ये लोग। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगती है और एज ए सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो विमेन को मिलना चाहिए वो एक है एड हॉक जो ये लोग करते हैं। ये लोग पूरे साल का जब हमारी टैक्सेबल इनकम को ये लोग डिडक्ट करते हैं, दैट इज 50,000 नो मैटर क्या इनकम है। मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वित्त आयोग की पूर्व चेयरमैन
ज्योति किरण जी जुड़ चुकी हैं। ज्योति किरण जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम, एड ऑन कीजिए। एक तो लंबे वक्त के बाद आप जुड़े हैं, मिस किया है हम सब ने आपको। सवाल ये है मैम कि इस बजट में बतौर महिला क्या उम्मीदें की जाएं? देखिए, उम्मीदों से पहले जो अभी जो विमेन एंटरप्रेन्योर जुड़ी थी, उन्होंने बहुत शानदार बात की कि पब्लिसाइज होना जरूरी है। तो पहले तो मैं कुछ एक स्टेटिस्टिक्स आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इस बार 16th जेंडर बजट प्रेजेंट करेगी, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि पहला जेंडर बजट का जो सुझाव था वो माननीय यशवंत जी सिन्हा को पिछली अटल जी की सरकार में देने वाले प्रतिनिधिमंडल में मैं खुद भी शामिल थी। तो मैं उस आधार पर आपको पक्का कह सकती हूँ कि पिछले से पिछले बजट से लेकर अब तक जेंडर बजट पर, यानी महिला अभिमुख बजट पर 1533268 टोटल करोड़ का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जो कि सरल टर्म्स में कहा जाए तो 4.5% करीब करीब बढ़ गया है। तो विमेन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले नोट करें कि मुद्रा लोन से लेकर के तो बाकी पोषण की स्कीम, निर्भया की स्कीम, उसके अतिरिक्त मातृवंदन स्कीम, और जिसको आप कहेंगे कि जेंडर बजट के आधार पर 100% विमेन एक्सपेंडिचर, और बाकी ट्रेड्स में जहां 30% से ऊपर विमेन काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण दूं। अभी एक बहन ने बताया कि कोरोना के कारण बहुत तकलीफ हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% महिलाएं काम करती हैं, और उनको देने के लिए जो मिसेस सीतारामन ने पहला अनाउंसमेंट किया, वो सबसे पहला किया कि 6 नए टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिवली काम कर रही है, एक्सट्रीमली सेंसिटिवली काम कर रही है, और सारे ट्रांचेस में बजट के इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये देखी जाती है कि जेंडर पर, यानी महिलाओं पर कुल खर्चा कितना बढ़ रहा है। पिछली बार 4.5% बढ़ा, इस बार मैं आपको पक्का कहती हूँ कि और बढ़ेगा। इसके अलावा आपने बड़ा अच्छा कहा कि हमें एडवर्टाइज करना चाहिए, लेकिन आप सब लोग वेब अवेयर लोग हैं, बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। थोड़ा सा कष्ट और कीजिए, महिला और बाल कल्याण की साइट्स पे जाके देखिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपको 33 योजनाएं ऐसी दिखाई देंगी जिसका आप तुरंत लाभ ले सकते हैं। बाकी योजनाओं का डेफर्ड लाभ होगा, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप से लेकर के, स्टैंड अप इंडिया से लेकर के, मुद्रा लोन से लेकर के, और अभी कल जो डेवोस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी, उसका एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है महिलाओं। बिल्कुल लगातार। लेकिन मैम सवाल यही है कि अंत में खानी तो 2 वक्त की रोटी ही है, और 2 वक्त की रोटी महंगी पड़ रही है मैम। ना, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करती। 2 वक्त की रोटी भी खानी है, स्वच्छता और शौचालयों से गरिमा से भी जीना है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है, अपने सपने भी पूरे करने हैं। केवल 2 वक्त की रोटी की बात नहीं है, ये पोषण की भी बात वो है। मिल ही नहीं रही ना। मेरा सवाल यही है, खाद्यान्न तेल महंगे है, पेट्रोल डीजल की वजह से बाकी चीजें महंगी है, सिलेंडर के दाम कहाँ पहुंच गए कोई नहीं जानता मैम। लेकिन ये तो रसोई का मामला है ना भाई, आंकड़ों से पेट थोड़ी ना भरता है मैम ना। बिल्कुल पूरी सेंसिटिविटी से बात कह रही हूँ। बहन ने आंकड़ों की बात की तो मैंने बात कही जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए मैम। एक इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं। आपने कहा कि निर्भया का फंड हो सकता है बढ़ जाए, ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि पिछली बार 800 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दिया था। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, सुनिए, यूटिलाइजेशन में आप गवर्नमेंट से ये सबसे पहला सवाल पूछना पड़ता है कि स्टेक्स का यूटिलाइजेशन क्या है। आप राजस्थान में यूटिलाइजेशन देखिए ना, जो फंड्स दिए गए उनका यूटिलाइजेशन क्या है जेंडर पर, ये आपको राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। केंद्र सरकार फंड देती है, ये तो पूछ लेंगे, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना राज्य सरकार अगर इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो एक इतना महत्वपूर्ण फंड है उसको कम करते चले जाएंगे। ठीक है, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा, विद रिक्वेस्ट मैं वापस आपके पास आऊंगा ज्योति खंडेलवाल जी, क्योंकि आज हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि इस बजट से महिलाओं को उम्मीदें क्या हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज देश का बजट बना रही हूं या घर का बजट बना रही हूं, बना महिला रही है, और उसी पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी विजेंद्र जी कि ना, इस समय महिलाओं को बजट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम बहुत चुनौतीपूर्ण समय से निकल रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हैं, और तीनों में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत और उम्मीदें दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात जो बार बार की जा रही है, महंगाई, रसोई, क्योंकि महिला का पहला घर होती है, मतलब पहला वो जगह होती है, कर्मभूमि होती है जहाँ वो काम करती है और जहाँ से उसको घर चलाना होता है, जिसके हाल इस समय बहुत बिगड़े हुए हैं, हर तरीके से बिगड़े हुए हैं।
रोज खून के आंसू रोती है महिला जब उसके घर में सब्जी एक टाइम पे सब्जी बन पाती है, एक टाइम पे नहीं बन पाती है, सिलेंडर खत्म हो चुका है, मुंह चिढ़ाता है और वो वापस चूल्हे पे रोटी बनाने को मजबूर होती है। तो ये सब चीजें बहुत परेशान कर रही हैं निश्चित रूप से। तो ये तो एक मुद्दा है ही जिस पे चर्चा हुई है। दूसरा मुद्दा सुरक्षा, निश्चित रूप से महिला बहुत बड़ी सुरक्षा चाहती है। केंद्र सरकार को देखिए, केवल आंकड़ों की बात कह देना, बजट तो कम, कई बार बजट तो कम होता ही होता है, उसके अलावा एक्सपेंडिचर भी नहीं होता, खर्च भी नहीं करते हैं जितना खर्च किया जाना चाहिए, जिन योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, सुरक्षा क्यों नहीं केंद्र सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण, जब आप हर उसमें घर में शौचालय की बात कर सकते हो तो क्या हर मोहल्ले में कैमरा लगाने की बात नहीं कर सकते हो? करनी चाहिए। क्या सेल्फ डिफेंस के लिए हर कॉलोनी में क्लासेस लगाने की बात नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। बजट देना पड़ता है ज्योति जी, बजट देना पड़ता है। बजट देने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ता है। केवल जुमलों से सरकार नहीं चलती, केवल कह देने से। और मैं, आपने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की तब मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, मैंने इसीलिए नहीं बोला कि आप जो बोल रहे सुनने दीजिए जनता को। नाम में ज्योति है मैम, दोनों के नाम में आज हम दोनों से कुछ नहीं चाहते हैं, खुल जाएगी। लेकिन आप सुनने का भी इतना कुछ नहीं चाहते हैं, जो अंधकार है इसको दूर करना है मैम। रुकिए दोनों, ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति कैसे हो गई? ज्योति खंडेलवाल जी, मैम ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, इस साल ज्योति खंडेलवाल जी आगे आके बजट देना चाहिए। बड़े बड़े जुमलों मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, सवाल का जवाब भी तो मांगा जाएगा ना। अगर सेंटर की तरफ से निर्भया फंड का राजस्थान को एक अमाउंट दिया गया है तो वो कितना इस्तेमाल हुआ? सेंटर सिर्फ पैसा ही तो दे सकता है, एग्जीक्यूशन तो स्टेट को करना होता है। जब निश्चित रूप से स्टेट बजट की बात होगी तब मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी, लेकिन अगर मैं आज केंद्र के बजट की बात से भटक गई तो निश्चित रूप से मैं अपने सारे मुद्दे ही नहीं उठा पाऊंगी। तीसरी बात सुरक्षा को लेकर के बात है। तीसरी बात आती है कि आपने खुद ने कहा विजेंद्र जी कि आपदा में अवसर ढूंढा। इस समय जब रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, घर चलना मुश्किल हो गया, तो महिलाओं ने अपने अंदर का जो उनका टैलेंट था उसको बाहर निकाला और उससे कहीं ना कहीं अपना काम करना शुरू किया और उस समय घर को चलाया। लेकिन उनको आगे बढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने के अवसर देने का काम केंद्र सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए। और इन तीनों ही मुद्दों पर 33 योजनाएं आप खुद जानते हैं कि उन योजनाओं का क्या हर्ष हो रहा है। हमने उज्ज्वला योजना पर खून के आंसू रोते हुए देखा है महिलाओं को। आप ऐसी योजनाओं की जो बातें करते हैं जिनका ये खुद मजाक उड़ाते हैं। मतलब आप उसी सिलेंडर को 910 रुपए का अगर कर दोगे और फिर बोलोगे हमने हर घर में सिलेंडर भेज दिया, कहां से लाएगी वो महिला, कहां से करेगी वो काम? लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, केवल जुमले देना चाहते हो, केवल जुमलों में सरकार चलाना चाहते हो। जब ग्राउंड पे जब बात आती है तो आप ग्राउंड पे अपनी बात कहना ही नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहते हो, संवेदनशीलता नहीं है। बहुत उम्मीद है, बिल्कुल महिला वित्त मंत्री बड़ी उम्मीद है, लेकिन उम्मीदों पे मुख्यमंत्री नाकाम गुजरी है, इकोनॉमी को धाराशायी किया है। और आप तो वो है जिन्होंने जो बेचारे नोटबंदी के नाम पे महिलाओं की जो बचत थी ना, उस बचत को भी कैसे छीना जाता है वो केंद्र सरकार से सीखा जा सकता है। मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूँ। ज्योति किरण जी, मैम ये तो आपने भी अभी देखा होगा कि हंगर इंडेक्स के आंकड़े भी आए थे, उसमें देश कहां पर था। मैम ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि सिलेंडर जो उज्ज्वला के जरिए बांटे गए थे, ये सच्चाई है वो 900 रुपए से ऊपर है और उनको भरवाना लगभग मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि इस बजट में क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बेहतरीन योजनाएं हैं वो एक बार फिर से एग्जीक्यूट बेहतर तरीके से होती नजर आए? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमसे पहले वाली सरकार जो 2000 कांग्रेस की बात करते रहोगे, कभी आप 7 साल बाद भी अपनी बात नहीं करोगे, बीजेपी की बात नहीं करोगे। आज भी आप पिछली सरकार कहते आ रहे हो। आपने खुद ने, आपके पास 7 साल की कोई उपलब्धि नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, जनता के लिए राहत देने का कुछ काम नहीं है, छीनने का और लूटने का काम कैसे किया सकता है वो दिखाई देता है। रुकिए ना मैम, अब तो 2022 में जी रहे हैं ज्योति किरण जी, 2022 में जी रहे हैं मैम। 2014 से पहले की स्थिति बहुत पहले चली गई है। जी बोलिए मैम। अभी आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर की बात की, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि महंगाई का इंडेक्स जो तब था वो 18% पर ईयर बढ़ रही थी। अब जो बढ़ने का इंडेक्स है वो इसका चौथाई भी नहीं है। वैश्विक महंगाई बढ़ रही है। हम आंकड़ों पे खो जाए, ज्योति किरण जी की बातों को सुनते रहे। वो 910 का जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 910 रुपए का मिल रहा है, उसको तो हम
महसूस करें नहीं और आंकड़ों में खो जाए 18% और 14% और 13%, ये तो दिख रहा है। ज्योति किरण जी रुके ना मैम, सरकार को उठा के ज्योति देखिए, किरण 400 रुपए का ज्योति किरण जी, सिलेंडर था, 910 रुपए का मिल रहा है। अब आप इसको मैम कैसे दोनों को मैं रोक एक्सप्लेन रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ गृहिणी है। ज्योति किरण जी 2 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ गृहिणी है। निशा पारिक जी, बेसिक सवाल मैम ये है कि आंकड़ों के चक्कर में घर की रसोई फंसती जाती है और नेता सिर्फ आंकड़े गिनाते हैं। आज से 10 साल पहले जो महंगाई थी उसके मुकाबले आज महंगाई क्या है मैम? तेल 220-30 रुपए किलो मिल रहा है, रसोई का सिलेंडर 900 रुपए से ऊपर मिल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई है? देखिए सरकारें, मैं किसी भी सरकार की बात नहीं करूंगी, लेकिन सरकारें आती हैं कि अभी जो सरकारें जो भी चल रही हैं हम उनकी बात करेंगे कि आप अपने आंकड़े गिनाएंगे कि हमने ये किया और हमने ये किया, लेकिन उन आंकड़ों में आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा पहले तेल कहाँ 60, 70, 80 रुपए लीटर मिल जाया करता था, वही तेल आज 200-250 रुपए किलो हो रहा है। कहाँ से घर चलेगा? पहली और दूसरी चीजें, जहां सिलेंडर हमें 400-500 रुपए का मिल जाया करता था, आज वो 1000 रुपए पर जाके आ रहा है। सब्सिडी के नाम पर कुछ रियायत दी गई थी, उसको बंद कर दिया गया, उससे भी कहीं ना कहीं एक आघात लगा है। दूसरी चीज, ज्योति जी हर बार आप ही बोलेंगी क्या? कोई भी बोले, गृहिणी बोले तो आप बोले, मैं बोलूं तो आप बोले, सब करने आपको ही मिलेगा। पहले ही मैडम आप बहुत बोल चुकी हैं कि आपने जब मेरा नंबर था बोलने का तब भी आपने ही बीच में बोला, देखिए ना, मैंने नहीं बोला। ज्योति किरण जी, थोड़ा सा ज्योति किरण जी मैम एक बार सुन लेते हैं, वो तो हमें भी गृहिणी कहने है। का मौका दीजिए। सुन लेते हैं मैम। वही राजनीतिक हमें बहस हम सुनते हैं, लेकिन आज हमें भी मौका मिला है, हमें भी कहने का मौका दीजिए कि जो सुविधाएं मिला करती थी वो भी बंद हो गई। फिर रही सही कसर कोरोना जैसी महामारी ने किया, उसमें बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। उसके बाद उम्मीद ये रही कि कुछ हमें रियायत मिलेगी, बजट के माध्यम से कुछ रियायत मिलेगी, जो नुकसान हम लोगों ने भुगता, लेकिन उसमें भी कहीं कोई रियायत नहीं मिली। आज भी हम महंगाई की मार को झेल रहे हैं। रसोई से सारी चीजें मैनेज होती हैं, लेकिन वहां पर जाकर पूरी तरह कमर टूट चुकी है। लेकिन अब ये उम्मीद हम करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो रियायत मिले, कुछ तो राहत मिले, कि हम कहीं ये हो जाए कि हम, हाँ ठीक है कि दाल रोटी इंसान आसानी से खा पा रहा है, लेकिन अभी तक तो शायद वो दाल की बात भी अगर मैं करूं तो पहले हुआ करता था, गरीब का भोजन हुआ करता था, लेकिन आज उम्मीद की बात है कि दाल जो है खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसकी दाम जो है आसमान पर है। रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो आसमान पर है, फल सब्जी की बात करें तो आसमान पर है। इसके अलावा हर एक चीज जो इस चीज से जुड़ी हुई है, गृहिणी पूरे घर को मैनेज करके चलती है, लेकिन पहली जो सीढ़ी है वही इतनी विकट स्थिति में है इस वक्त कि अब उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं तो एक सुकून की सांस मिलेगी। मेघा, क्योंकि जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, गांव बस्ती की जो महिलाएं वो ये सब नहीं जानती हैं। उनको तो बस इसी से फर्क पड़ता है कि उनका सिलेंडर सस्ता हो जाए, आलू प्याज टमाटर ये सस्ते मिल जाएं, उनकी बेटी अगर बाहर पढ़ने जा रही है तो उसको सुरक्षा मिल जाए और उसके नजदीक में उसको शिक्षा की व्यवस्था मिल जाए, और बच्ची थोड़ी पढ़ ले तो उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। इससे ज्यादा वो नहीं सोचती। इस लिहाज से इस बजट में क्या देखा जाए? इस लिहाज से मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम सब चाहेंगे कि हमारे किचन्स में जो हम लोग डेली के जो आइटम्स हैं, सिलेंडर, सब्जियां, दाल चावल, जैसा कि निशा जी ने बोला, वो सब सस्ता हुए। हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, हमें दोनों ज्योति जी ने बहुत अच्छे से अवगत कराया है, तो हम सॉल्यूशंस की तरफ जाकर क्यों नहीं डिफेंस वाले, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म्स के इतने सारे सेशंस हम लोग करवा सकते हैं। हमारे पास हमारे खुद के इतने अच्छे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनके थ्रू ही हम ऑनलाइन, जब हमारे को एक इतना अच्छा मीडियम मिला है तो गवर्नमेंट बजट में ये भी डाल सकती है कि ऑनलाइन सेशंस करवाए डिफेंस मैकेनिज्म्स के। स्पेशली हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो लड़कियों के लिए एक स्पेशल सेशंस करवाया जाए, उनकी सुरक्षा उनके खुद के हाथ में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो स्पेशली हम वो लोग खुद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स कैसे कर सकते हैं वो करा जाए। और जब हम मतलब एक बीपीएल लाइन जो है उसको हम डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा हाई रेज करते हैं अगर, तो हमें मतलब उन लोगों को सब्सिडीज और ये सब भी बहुत अच्छे से मिल सकती है, हमारे जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। और अगर हम थोड़ा सा सैलरीड एम्प्लॉइज पे जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम मिडिल क्लास के ऊपर भी बहुत मेजर इफेक्ट आता है बजट का, तो अगर हम सैलरीड एम्प्लॉइज में जो ये मैंने आपको जो पहले भी बात कह रही थी कि हमारा ये जो एडहॉक इनकम है जो हमें मिलता है कि हमें डिडक्शंस मिलते हैं टैक्सेबल इनकम पे, तो उस स्लैब को भी विमेन के लिए स्पेशली या मे बी हम सबके लिए ही क्यों नहीं परसेंट बेसिस पे होता है। जिसकी सैलरी 1 लाख है उसको भी आज 50,000 डिडक्शन मिल रहा है, जिसकी सैलरी 1 करोड़ है
उसको भी वही 50,000 डिडक्शन मिल रहा है। ये कहाँ का फेयर थिंग है? अभी कह रहे हैं कि स्लैब को बढ़ाया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो परसेंट बेसिस पे करना चाहिए, जैसे वो रेंटल इनकम्स पे कर रहे हैं आज गवर्नमेंट, तो वो क्यों नहीं इस पे भी वो ये चीज सेम अप्लाई करे। तो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी हमें परसेंट के बेसिस पे हमें भी थोड़ा सा फायदा हो। हमारा भी जो पूरे साल इतने हाई लेवल पे जो पेट्रोल, डीजल, फोन बिल्स और ये सब जो लग रहे हैं उन सबको हम अच्छे से, मतलब हमारे को भी थोड़ा सा फायदा उस तरीके से हो। ज्योति किरण जी, मैम सवाल यह है कि देखिए, महिलाओं के सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है चीजें। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, और जिस तरीके से अब इसको अनफॉर्चुनेट कहें या आंकड़ों का खेल कहें मैम, क्राइम तो बढ़ रहा है, महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ रहा है, बीते 2 साल में बढ़ रहा है। तो क्या कोई एक ऐसी योजना एग्जीक्यूट हो सकती है इस बजट में महिलाओं के लिए खासकर, कि उनको सेल्फ डिफेंस पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, स्कूल स्तर से ध्यान दिया जाए और उसके लिए एक अलग से बजट अलॉट किया जाए? फिर निर्भया में बेशक कम हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं कि महिला की जगह, और बहुत ही मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ कि इस बार महिलाएं जो अपनी वॉइसेस ला रही हैं वो केवल रसोई तक सीमित नहीं है। जैसे कि पहले कुछ महिलाएं कहती हैं कि रसोई का विषय जरूर महत्वपूर्ण है, उस विषय में भी पेट्रोल और डीजल की जो बात है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकारों की होती है। उनकी वैट के विषय में लंबी चर्चा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, पर आपने 2 मुख्य प्रश्न उठाए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो जेंडर सेगमेंट है वो इतना सशक्त है कि उससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत देखते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि कुल मिलाकर के महिला एजुकेशन पर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि विमेन लेड डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए एजुकेशन सेगमेंट पे पैसा बढ़े, ये मेरी भी आप सबके साथ मांग है। और मैं निश्चित तौर पर मानती हूँ कि लीडरशिप से भी बढ़ना चाहिए। देश में विमेन वाइस चांसलर्स बढ़ने चाहिए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, विमेन इकोनॉमिस्ट की संख्या, मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ, इस आधार पे कहती हूँ कि अगर महिलाएं इन सब क्षेत्रों में आगे आएंगी, और बिल्कुल मैं इस बात से मुतासिर हूँ कि इनमें जो बजट 4.5% बढ़ा है, मुझे पक्की उम्मीद है कि इस बार वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। आपने सुरक्षा की बात कही, मैं बहुत शर्मसार हूं इस बात को लेकर। राज्य सरकार जो यहाँ पर इस प्रकार की बातचीत करने के लिए जिनके प्रतिनिधि अवेलेबल हैं, बाकी स्टेट्स में तो बहुत अच्छे हालात होंगे ज्योति किरण जी। जब आप देश की बात कर रहे हैं तो विदेश में रहते हुए भी आप देश की बात नहीं कर सकते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। वहां बैठ करके भी आप देश को एक नहीं देख सकते कि आप देश की बात करें कि देश में क्या स्थिति है सुरक्षा की। आप राजनीति करना चाहते हैं महिला सुरक्षा पर, केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इस समय सेंटर के बजट की बात हो रही है, सेंटर के बजट में आप कहिए कि ये चाहते हैं। आप ज्योति खंडेलवाल जी को अगर म्यूट करेंगे तो राज्य की जनता के लाभ में मैं कुछ बात कह सकती हूँ। नहीं, आप देश की जनता के विषय में लाभ की बात करिए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आप बाहर रहते हुए भी देश की जनता के विषय में सोचती है और देश की जनता के विषय में लाभ की बात करना चाहती है। बहुत, राजस्थान भी उसी देश का हिस्सा है, अलग नहीं है उस देश से। आप विदेश में हैं तो आप बात करिए। आपके देश और विदेश की चर्चा से मैं हैरान हूँ। मैं तो आपके ही शहर में जहां आप मेयर रह चुकी हैं और बहुत कंट्रोवर्सीज में रही, वहीं से आपसे आज बात कर रही हूँ और बिल्कुल आपके साथ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। कोरोना की वजह से, डिस्टेंसिंग की वजह से हम छोड़ देते हैं, व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं। ज्योति किरण जी, ज्योति किरण जी, मैम देश का सवाल है, देश की बेटियों का सवाल है, देश की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। देश की बात ही नहीं करना चाहते, देश की बात करिए। मैंने यही कहा आपको कि देश की बात करिए। देश, राजस्थान भी देश का हिस्सा है, जो भी होगा वो राजस्थान भी उसी देश में है, कहीं बाहर नहीं है, देश से साइड में नहीं हो जाता। अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वो देश से बाहर नहीं हो जाता है, वो उसी देश का हिस्सा है। इसलिए देश के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप क्राइम के मामले में देश से बहुत आगे जा चुकी है मैडम, इस पर चिंता कर लीजिए। राज्य की जनता सुन रही है। केंद्र सरकार क्या करने जा रही है बताइए ना, कि केंद्र सरकार ही करने जा रही है, वो बजट को कम कर देती है। दूसरे स्टेट्स में क्या हालत है? हमने लखीमपुर की घटना नहीं देखी, हमने आपके मंत्री को गाड़ी से कुचलते हुए नहीं देखा, क्या नहीं देखा देश ने? बहुत कुछ देखा है। बेहद शर्मिंदगी की बात है आपके लिए। आप महिला हैं, आप अपनी शर्मिंदगी आपको कैसे करनी है वो आप सोचिए, मेरे को शर्मिंदा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बेहद हैरानी की बात है। महिला ज्योति खंडेलवाल जी रुके, मैम दोनों रुके प्लीज। मैम पैनल को तो देखिए एक बार। ज्योति खंडेलवाल जी, मैम दोनों रुकिए। मैम पैनल तो देखिए, आप देखिए ना, सारी महिलाएं हैं एक मुझे छोड़कर, और मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, आप आपस में लड़ रहे हैं।
मैम इस मुद्दे पर तो कम से कम एक रहिए प्लीज मैम। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, सवाल देखिए, सवाल है इस बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिले, इस बजट से ऐसा क्या हो कि उनकी जिंदगी आसान हो, वो सुरक्षित महसूस करें, उनकी पढ़ाई की समस्या खत्म हो जाए, उनके रोजगार की समस्या खत्म हो जाए। उस लिहाज से मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूं मैम। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों के उत्तर देने का जीतोड़ यत्न कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ की जो महिला पार्टिसिपेंट हैं जो दूसरी पार्टी से हैं, जिनकी पार्टी के चलते राजस्थान की ऐसी दुर्दशा हुई है। मैं नहीं बोलूं, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है, अच्छा लगता दे देती, लेकिन उनको पहले ये लाइन बोलनी है, उसके बाद जवाब देना है। मैं ये मान लूं कि केंद्र की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है महिला सुरक्षा की, प्रोग्राम का वक्त निकलता ही जा रहा है, महिला सुरक्षा की प्रोग्राम का वक्त निकलता ही जा रहा है मैम। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा प्लीज मैम। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी रुके मैम। ज्योति किरण जी मैम, अगर आप इस वक्त चैनल देख पा रहे हैं मैम, तो मैंने आपकी डेजिग्नेशन चलाई है बीजेपी नेता नहीं, पूर्व चेयरमैन वित्त आयोग। मैं पूर्व चेयरमैन वित्त आयोग से बात कर रहा हूं मैम इस वक्त, किसी पार्टी के नेता से नहीं, और उस लिहाज से सवाल कर रहा हूं मैम आपसे। सबसे पहले एक महिला होने के नाते बहुत दुखद स्थिति से अपने राज्य की बात कर रही हूँ, जिस राज्य में मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मैं पली बड़ी, जहाँ मैंने एजुकेशन ठीक है, आपके लिहाज से मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, आपके लिहाज से मैं सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हो जाएं, एजुकेशन बढ़ जाए, केंद्र से क्या मांग रही है? ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी रुकिए। ठीक है मैम, ज्योति किरण जी, अब मैं आपसे सवाल भी इसी लिहाज से कर रहा हूं, बताइए मैम, राजस्थान में महिला शिक्षा बढ़े, राजस्थान में महिला सुरक्षा बढ़े, राजस्थान में महिलाओं को रोजगार उत्पन्न हो, राजस्थान में महिलाओं को एमएसएमई के जरिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, केंद्र से क्या मांगे? 3 बातें। पहली बात ये कि जो यूटिलाइजेशन है स्कीम्स का वो बहुत इफेक्टिवली यहाँ पर किया जाए, इसकी व्यवस्था हो। दूसरी बात, देखिए बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए। को केवल डाइवर्ट करना चाहती है महिला की हितैषी होने के नाम पर, क्यों डाइवर्ट करना चाहती है? मांगे ना केंद्र से, क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, क्यों बोलने दूं मैं? आप दोनों ही वक्त को निकाल रही हैं, ठीक है, दोनों रुक जाइए। अनिता गौतम जी, मैं दोनों को ही रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मुझे लग रहा था कि 2 ज्योति हमारे साथ हैं और वो पूरे महिला सशक्तिकरण के साथ पूरे महिला समाज को रोशन करेंगी, लेकिन ज्यादातर वक्त इसमें निकल गया कि स्टेट क्या कर रहा है, सेंटर क्या कर रहा है। अनिता गौतम जी, मैम इस वक्त रोजगार बेहद जरूरी है, शिक्षा बेहद जरूरी है, बच्ची के जहन में यह जरूरी है कि वो सुरक्षित है अगर घर से बाहर निकल रही है, यह जहन में जरूरी है कि महिला जो घर के अंदर है वो जो घरेलू हिंसा है उससे बची रहे, और उसमें एक बजट का अहम रोल होता है क्योंकि बजट बहुत से आयाम को खोलता है। इस वक्त क्या सेंटर में, क्योंकि एक महिला है, ये दिमाग में सब चल रहा होगा कि 2 साल में महिलाओं के ऊपर क्या हुआ है और उसको कैसे रिलीफ दिया जाए? बिल्कुल, जैसा कि अभी सब बात हुई है कि महिला के सशक्तिकरण के लिए महिला का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे तो वो घर में है, चाहे वो बाहर है, चाहे बाहर पढ़ने जा रही हैं, और इन सब के लिए बजट के अंदर क्या क्या हमें सुविधाएं मिल रही है और क्या क्या हमें और मिलना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी मैं इनके अंदर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं हम, महिला के स्वास्थ्य के लिए जिसके बारे में अपन ने बात नहीं करी है कि बजट में उसका क्या होना चाहिए। जो जच्चा बच्चा के लिए कई सारे अपने प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे बजट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, पर उनका भी लाभ हमें कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे भी लैग करते हैं कि महिला के स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं इसके अंदर कहना चाहूँगी, सुसाइड के आंकड़े, और सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ इससे, पर सुसाइड के आंकड़े जब हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मैं एक आंकड़ा आपको बताती हूँ कि है ना 25 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में सबसे बड़ा कारण जो मौत का है, सेकंड बड़ा कारण मौत का जो है वो सुसाइड है। इनफैक्ट जो डिलीवरी के दौरान या एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो मौत होती है 25 से 40 साल की महिलाओं में, जिसको हम बोलते थे ना सबसे बड़ा कारण, उसका सेकंड बड़ा कारण सुसाइड है, जिसके लिए हम कभी भी कोई काम नहीं करते, जिसके लिए कहीं पर भी किसी भी पीएससी पे, सीएससी पे या फिर किसी भी अस्पताल के अंदर उसके लिए कोई चीज़ नहीं है जिसके हम एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर सके।
मैं बजट में चाहती हूँ कि एटलीस्ट ऐसी कुछ चीज़ें हम बजट के अंदर इंक्लूड कर सके कि जहाँ हम महिला का एनीमिया टेस्ट करते हैं, HIV टेस्ट करते हैं, उसके एक बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो ताकि वो जब बच्चा डिलीवर करे तब वो स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है या नहीं है, उसके लिए भी कुछ हम बजट के अंदर इंक्लूड करें। सुरक्षा की बात है, कैमरे लगाना या फिर हम डिफेंस जो क्लासेस है वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स है, पर शायद वो राइट्स मुझे भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मैं लॉ बुक्स नहीं पढ़ती या फिर मैं किसी एडवोकेट के पास नहीं जाती। अनलेस मुझे कोई परेशानी होती है, जब मुझे उस मुश्किल में होगी तब मैं एडवोकेट के पास जाऊंगी। तो मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे क्या लॉस है। अगर बेसिक लॉ है कि महिला को कि अगर आप वर्बली भी किसी को अब्यूज करते हो तो भी गलत है। और जाने का हर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो इतने बढ़ गए हैं, आंकड़ों की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केसेस के अंदर 30% इजाफा हुआ है इस कोरोना पीरियड के अंदर। जाहिर सी बात है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही क्योंकि सब मुझे चीजें। प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ लेके जाना है। ज्योति किरण जी, मैम अंत में कम से कम मैं इतना चाहूंगा आपसे वित्त आयोग की अध्यक्ष रहने के तौर पर कि मुझे मैम 5 ऐसे बिंदु आप बताएं जो इस बजट में शामिल किए जाने चाहिए और वो महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। मैम 5 बिंदु बिना किसी चीज को छेड़े छाड़े। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली आपको एक वित्त आयोग के अध्यक्षता इस नाते से बताना चाहती हूँ। नंबर 1, द एम्प्लॉयमेंट पार्ट। हमें महिला रोजगार पर बहुत गहरा ध्यान देना है, महिला शिक्षा पर ध्यान देना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पोषण का पिछला अभियान पोषण के आधार पर पिछले बजट में गहरे तरीके से चलाया गया और उसमें 26,530 करोड़ रुपए की जो बढ़ोतरी की गई थी उसे और बढ़ाया जाएगा, ये मेरी पक्की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा पर जो काम हो रहा है और जो अभी कंसर्न इन्होंने कही, मातृ वंदना योजना के साथ साथ हमने जिसमें रजिस्ट्रेशंस लगातार बढ़े, हमने ये भी देखा कि मैटरनिटी लीव को बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो एंटी डिप्रेसेंट स्टेप है, क्योंकि निश्चित तौर पर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी महिला जब झेलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, महिला एंटरप्रेन्योरशिप पर हमें बहुत गहरा ध्यान देना है और जिसके लिए स्टैंड अप इंडिया जो योजना है जिसमें स्टार्टअप्स की बात है, आप बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारी यूनिकॉर्न आज महिलाएं चलाती हैं। इस बजट में मैम इनमें से क्या होगा? एक महत्वपूर्ण बात जिस पर कि बहुत गहरा ध्यान देना चाहिए कि अगर महिला को पूरे विषय पर खुद अपने आप अपनी खुद की गरिमा और अपनी खुद की, तो उसको अपने लिए ये भी अवेयर होना पड़ेगा कि किस प्रकार की योजना है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार, ये तो बहुत कुछ होना चाहिए, ये आपने सही कहा। और ये तो हम आजादी के क्या, जब से मुझे लगता है सृष्टि शुरू हुई होगी तभी से हम सोच रहे हैं सब कुछ। इस बजट में क्या हो मैम? जेंडर बजट की प्रपोर्शन एनहांस होने वाली है, ये मेरी पक्की उम्मीद है, अपेक्षा है और मुझे उम्मीद है ये बात। ये देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन तभी भी मैं इसको प्रियम्प्ट भी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि जेंडर बजेट्स अच्छे तरीके से एक्सपैंड होंगे, जिसमें 5 मुद्दे होगा जिसमें सबसे ज्यादा बजट में इजाफा किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड एंड फाइनली न्यूट्रिशन सबने दे दिया जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। ज्योति खंडेलवाल जी, वो 5 पॉइंट मैम जो इस बजट में होने चाहिए, जिनको शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार को सीधे तौर पे महंगाई से राहत देने का काम करना चाहिए, चाहे वो गैस सिलेंडर को सबसे पहले कम दामों में उपलब्ध करवाने की बात हो, पेट्रोल डीजल को कम उपलब्ध करवाने की बात हो, जिससे और चीजें भी थोड़ी सी हों। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। दूसरी जो मैं मेघा की बात से बहुत सहमत हूं कि मिडिल क्लास को पिछले बजट में भी कुछ नहीं मिला था, वो हाथ मलता हुआ रह गया था। कोरोना के बाद वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था लेकिन उसे राहत नहीं मिली थी, तो इस बार वो राहत मिले। और जैसा उसने कहा भी, स्लैब में भी जो राहत होती है परसेंटेज वाइज होगी, निश्चित रूप से उसका लाभ मीडियम क्लास को सबसे ज्यादा मिलेगा और उन विमेंस को सबसे ज्यादा मिलेगा जो कि अपनी रोजी रोटी से एक अपना घर को साथ में चलाने की कोशिश कर रही हैं। तीसरी जो मैं उम्मीद करती हूं कि सुरक्षा के लिए केवल कानून बना देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता और राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी नहीं डालता। जरूरत है कि ग्राउंड लेवल पर महिला
खुद भी सक्षम हो कि वो अपने लिए लड़ सके। मैंने इसके लिए पहले भी कहा, चाहे इसके लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस की बात हो, चाहे उनको लॉ के लिए एजुकेट करने की बात हो कि कैसे वो उनको यूज कर सकती हैं, और चाहे मानसिक रूप से उनको मजबूत करने की बात हो, इसको एक प्रोग्राम बना करके इसको पूरे देश में चलाया जाना चाहिए, जिससे कि महिला खुद में मजबूत हो सके। मैम, जो भी एक शहर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है, कुछ ऐसे ब्लैक पॉइंट्स होते हैं जहां हादसे हमेशा होते रहते हैं, एक योजना एक ऐसी क्यों नहीं आई कि वहां कंपलसरी कर दिया जाए सीसीटीवी कैमरों को? मैं तो अपना पहला पॉइंट, मुझे नहीं पता कि ज्योति जी ने क्यों कहा कि आप महिला के बाद शर्मिंदगी होने। अरे भाई, मैं तो खुद ही ये कह रही हूँ कि आप जब हर घर में शौचालय बनाने की स्कीम ला सकते हो, अब ज्योति जी प्लीज, अब आप प्लीज, आपका समय आप खत्म हो चुका है, अब तो थोड़ा शांत रहिए। नोट पे बात कर रहे हैं, मैं केवल बात कर रही हूँ, उम्मीद है भाई अगर हर जगह जो पॉइंट ऐसे हैं वहां अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे तो थोड़ी राहत तो मिलेगी उससे। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप हर घर में अपन केंद्र से योजना ला सकते हैं कि शौचालय बनाया जाएगा, तो फिर हम हर गली में कैमरा लगाया जाएगा, ऐसी योजना क्यों? हर घर नल भी तो लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, हर उस जगह पे क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए ये होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ज्योति जी प्लीज आपने अपनी बात कह दी, दूसरे की बात भी सुनने का आपका अंतिम पॉइंट बचा, अंतिम पॉइंट जो है वो हम निश्चित रूप से, जो इस समय मैंने पहले भी इस पॉइंट को उठाया कि इस समय कोरोना के मुश्किल समय में महिलाओं ने बहुत कोशिश की अपना घर चलाने की, चाहे वो कुकिंग क्लासेस, लोगों को खाना भेजना हो, चाहे वो बच्चियों को पढ़ाने की बात हो, उन्होंने अपने अपने घर पर छोटी छोटी क्लासेस चला करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया हो, क्रैच चलाने की बात हो कि छोटे बच्चों को संभालने। इस तरह के जो काम है, इस तरह के कामों के लिए महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए फंड देने का, उनको कि वो अपने इस सोच को जो वो इम्प्लीमेंट कर सके। अरे भाई, ठीक है मैम, शुक्रिया। क्योंकि देखिए, ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी रुके, मुझे लगता है कि योजनाएं बहुत सी हैं अभी भी। ठीक है, निशा पारिक जी, मैम मैं एक गृहिणी को सुन लेता हूं क्योंकि इस देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी उस दर्द को समझती है। निशा पारिक जी, वो 2 या 4 पॉइंट जल्दी मैम जो इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि कम से कम ये हो तो घर में थोड़ी सी राहत मिले। सबसे पहली चीज तो महंगाई में राहत मिलनी चाहिए, ये पहला मुद्दा है जो कि सभी की इच्छा है। ये तो चाहे वो गृहिणी हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी, महंगाई कम हो। दूसरा मुद्दा, दूसरी चीज आपने एक बात करी कि आपत्ति में अवसर, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टैलेंट होता है, हर महिला में होता है। और अगर ऐसी महिलाएं जो कि अपना रोजगार करना चाहती हैं या कुछ और करना चाहती हैं, अपने परिवार में सहभागिता अपनी देना चाहती हैं, तो उनके लिए सरकार कोई योजना दे। अब यहाँ बात आएगी कि बजट बहुत सारा दिया जाता है, योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन योजनाओं के बारे में, उस बजट के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि महिलाओं को उन, मान लीजिए छोटा रोजगार, आप ये कह रहे हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाए जिनसे उन तक ये चीजें पहुंचाई जाए कि आपके लिए ये योजना है, आप इनका फायदा उठा सकते हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात मैं करूंगी बालिका शिक्षा और सुरक्षा की, और महिलाओं की सुरक्षा की बात करूंगी कि उसके लिए सरकार को कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अभी बात हुई कि सीसीटीवी कैमरे लगे, या कुछ ऐसा पोर्टल तैयार हो, या कुछ ऐसे एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा, जैसे चेन स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर जहां छेड़खानी के केस है, इस तरह के एरियाज है उनको पॉइंट आउट करके वहां पर सुरक्षा की जो दर है उसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम हर स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए, उसका एक बजट अलग से डाल देना चाहिए। योगा टीचर डाल सकते हैं, एक सेल्फ डिफेंस का टीचर भी दिया जा सकता है स्कूल में, ये तो होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज जैसे कि एक गरिमा हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, लेकिन वो कभी उठता नहीं था। कुछ ऐसा योजनाएं होनी चाहिए, उनमें तो काफी बदलाव। मेगा 2 पॉइंट मैं आपसे चाहूंगा, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम मतलब जो कैमरास की बात हो रही है, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो मैं गवर्नमेंट को भी बताना चाहूंगी कि कैमरास 2 वे हो सकते हैं। तो जिन कैमरा से हम सिर्फ वो होता हुआ देख रहे हैं, उन्हीं कैमरा से सुन भी सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो अपना मेजर पोर्शन ऑफ बजट है, जो कैमराज है वो 2 वे, जहां पर अगर कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो कोई है सुनने के लिए और वो हैंड टू हैंड किसी हेल्प को भेज रहा है। तो इस तरीके से बजट में चाहे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ डालकर डेफिनेटली एक हमारा वो करें, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहीं से शुरू किया जा सकता है। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है मेगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता जी, निशा जी, ज्योति खंडेलवाल जी और ज्योति किरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज का मकसद सिर्फ इतना था कि जो बजट आ रहा है उससे आधी आबादी जिसका जिक्र हर जुबान पर होता है, आजकल तो नारों में भी होता है, उनको राहत मिले, और वो राहत उनके जन्म से लेकर अंत तक मिले। चाहे उसमें महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं की एजुकेशन हो, महिला का स्वास्थ्य हो, महिला की सुरक्षा हो, या फिर
महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इस बजट से महिलाओं को वाकई बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई गृहिणी की कमर तोड़ रही है और जिस तरीके के टैक्सेस और बाकी चीजें हैं वो उद्यमियों की कमर तोड़ रहे हैं। नमस्कार।